अफगानिस्तान से तालिबान का सफाया होना शुरू हो गया है, लेकिन ये तालिबान वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, बल्कि ये वो तालिबान है जो पाकिस्तानी वहाँ पे छुपे हुए थे और पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहे थे। अब इनका वहाँ से सफाया होना शुरू हो गया है। मेरा ख्याल है 6 महीने के बाद टीटीपी का इशू मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। कैसे, ये हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अमन का पहला कदम उठा लिया गया है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन फ़र्क इस चीज़ से इत्तफाक नहीं करता। इसका कहना है कि इंडिया बाकायदा हमला करने की तैयारी कर रहा है। क्या वाकई हमला करने की तैयारी कर रहा है या फिर अमन की तरफ मामला जा रहे हैं, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। और इसके साथ साथ इलॉन मस्क जो हैं, उसके लिए बड़ा बुरा वक्त आ गया है। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप उसे डिपोर्ट कर देगा। तो पाकिस्तान से लोग डिपोर्ट नहीं हो रहे, बल्कि अमेरिका के अंदर से भी डिपोर्ट किए जाने शुरू होने वाले हैं। और अगर इलॉन मस्क डिपोर्ट हो जाता तो किस मुल्क में जाएगा, ये भी एक सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे कि वो क्यों उसको डिपोर्ट करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ दो गुस्ताख थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और मूसा अलैहिस्सलाम के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये जो गिरफ्तारी अमल में आई है, इसने एक नया प्रेसिडेंट तय कर दिया है। ये कौन लोग थे, इन्होंने क्या गुस्ताखी की थी, क्यों इनको गिरफ्तार किया गया, और आने वाले दिनों में इसका क्या इफेक्ट होगा, ये भी हम आपको इसी व्लॉग में बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया। आप इस लिंक पे क्लिक करके हमारा कॉलम सुन भी सकते हैं। और साथ ही हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप कम्युनिटी क्रिएट की है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस एक लिंक है, उस लिंक को टच करके ताज़ा तरीन खबरें सुन भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, अफगानिस्तान एक बहुत ही डूबियस करैक्टर है जिसे समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इनकी तारीख भी अजीबोगरीब वाकयात से भरी हुई है। अभी भी पाकिस्तान के साथ कुछ अर्सा पहले चीन ने अफगानिस्तान को बिठाया और कुछ ऐसे मामला तय किए जिसमें यह लग रहा था कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन दरमियान में क्या होता है कि दोबारा पाकिस्तान पे अटैक होने शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान की फौज के ऊपर डायरेक्टली अटैक होते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर शहादतें होनी शुरू हो जाती हैं। पाकिस्तान फिर उसकी कंप्लेन करता है, लेकिन अफगानिस्तान कह जरूर रहा है। एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है जो वो कहने जा रहे हैं, लेकिन इस पे अमल कितना होगा, वाकई क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं, पूरी स्टोरी जानते हैं इस चैप्टर में। अब इसमें इसकी डिटेल है, ज़ाहिर माजी है इसका। और माजी ये है कि जो तालिबान जब वहाँ पे अफ़गानिस्तान के अंदर गड़बड़ हुई थी और वहाँ पे मरकज़ आए थे, तो तालिबान वहाँ से भाग के पाकिस्तान आ गए और वो पाकिस्तान के मेहमान रहे, पाकिस्तान उनकी मेज़बानी करता रहा। और उस वक्त यहाँ पे जो टीटीपी बाद में बनी, उन लोगों के उनके साथ बड़े ताल्लुकात थे, बड़े करीबी ताल्लुकात थे, क्योंकि दोनों एक बाहर से आए थे, दूसरे यहाँ पे पाकिस्तानी थे और वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ गए। उसके बाद फिर जाहिर है पाकिस्तान से जो लोग थे वो भाग के अफ़गानिस्तान भी चले गए, वहाँ पे भी छुपे रहे। कुछ ट्राइब्स ऐसे हैं जो अफ़गानिस्तान के अंदर भी हैं, पाकिस्तान के अंदर भी, उनकी आपस में दोस्तियाँ भी हैं, रिश्तेदारियाँ भी हैं। तो अगर टीटीपी को देखा जाए और साथ साथ तालिबान को देखा जाए तो इनके आपस में बरादराना ताल्लुकात भी हैं, दूसरे एक दूसरे के मेहमान और मेज़बान भी रहे हैं, कुछ रिश्तेदारियां भी इनकी हैं और ट्राइब्स भी इनके मिलते जुलते हैं। तो उसके बाद जब वहाँ तालिबान की गवर्नमेंट आई और ये जनाब बाजवा साहब के दौर में आए, तो पाकिस्तान का ख्याल ये था कि क्योंकि ये हमारे साथ रहे हैं, हमने इनकी बड़ी हिफाजत की है, हमने इनका बड़ा ख्याल रखा है, हमने पाकिस्तान की सरजमीन दी है इनको, इनके यहाँ पे असासे हैं, इनके यहाँ पे बच्चे हैं, इनकी यहाँ पे फैमिलीज़ हैं और इनकी जायदादें भी यहाँ पे हैं। और हमने 20 साल अमेरिका का बहुत बड़ा प्रेशर भी बर्दाश्त किया है इनके लिए। तो जब इनकी गवर्नमेंट आएगी तो ये वहाँ से टीटीपी को ख़त्म कर देंगे या फिर उनको न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो ये ख्याल था। लेकिन जब तालिबान की गवर्नमेंट आई तो उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर हमले बढ़ते चले गए और पाकिस्तान को उस पर बड़ी रिजर्वेशन थी। पाकिस्तान ने कहा कि आप तो हमारे भाई हैं और आपने क्यों हमारे दुश्मन अपने पास पाले हुए हैं, तो आपको ये रुकना चाहिए, इस सिलसिले को रोकना चाहिए। लेकिन तालिबान कभी दाएं बात करते थे, कभी बाएं करते थे। वो कहते थे हमारे कंट्रोल में नहीं है, फिर कहते थे जी हम तो इसमें इन्वॉल्व भी नहीं है, फिर ये कहते थे कि ये सब कुछ हो रहा है आपके अंदर से हो रहा है, अफगानिस्तान से ऑपरेट ही नहीं हो रहा, वगैरह वगैरह, इस टाइप की बहानेबाजी होती थी। लेकिन फिर पाकिस्तान ने जब ज़्यादा डंडा चलाया और उनको सारे प्रूफ दिए, तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी ठीक है, आप इस तरह करें कि हमें कुछ पैसे दे दें। और वो पैसे जो थे वो भी 60-70 अरब रुपया था। उन्होंने कहा जी आप हमें वो दे दें, हम इन सब को जो बॉर्डर के अजला हैं, जो बॉर्डर के सूबे हैं, यहाँ से इनको डिसप्लेस करके हम इनको सेंटर में ले जाते हैं। जब ये दूर चले जाएंगे तो फिर ये पाकिस्तान के अंदर अफेक्टिव नहीं होंगे, पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ नहीं कर सके।
उस वक्त पाकिस्तान ने सोचा कि कोई बहुत ज़्यादा रकम नहीं है पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिहाज से, तो उसको ये रकम दे दी जाती है। लेकिन फिर उस वक्त की जो फौजी क़यादत थी उसको समझाया गया कि अगर आज हमने ये पैसे दे दिए तो ये मुस्तकिल फिर एक किस्त देनी पड़ेगी इनको, क्योंकि जब भी अफगानिस्तान के साथ हालात ख़राब होंगे या अफगानिस्तान को पैसे चाहिए होंगे तो ये इन लोगों को वहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया करेंगे। ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाएगी, एक ब्लैकमेलिंग हो गई। तो जब ये सरहद पे दोबारा आ जाया करेंगे तो हम फिर पैसे दिया करेंगे, फिर ये पीछे चले जाएंगे। तो इस तरह के दो घर बन जाएंगे, एक बीवी यहाँ पे होगी, एक बीवी इनके पीछे होगी। तो 14-15 बच्चे यहाँ पे होंगे, 14-15 बच्चे इनके पीछे होंगे। बच्चे थोड़े कम तो वो ये होगा कि हमेशा ऐसा ही होता है। तो ये सेंटर में चले जाएंगे, जब इधर से प्रेशर आएगा सेंटर में चले जाएंगे, जब पैसे कम होंगे वहाँ से यहाँ आ जाएंगे इस बीवी के पास, यहाँ बैठ जाएंगे। तो उससे फिर ये हमें ब्लैकमेलिंग का सामना करना पड़ेगा, तो आप इसमें ना जाएं। तो उस पर फिर पाकिस्तान ने पैसे देने से इनकार कर दिया और कहा कि नहीं जी आप इनको खुद ही फैसला करें और ख़ुद इनको एडजस्ट करें। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर हमले बढ़ते चले गए। फिर चाइनीज़ के ऊपर हमले शुरू हुए। जब चाइनीज़ के ऊपर हमले हुए तो चाइनीज़ के ताल्लुकात थे तालिबान के साथ बहुत अच्छे, क्योंकि वहाँ पे एम्बेसी भी है चाइना की और वहाँ पे एम्बेसडर भी है, और बहुत सारे मामलात में तालिबान गवर्नमेंट को सपोर्ट करता रहा चाइना। तो फिर पाकिस्तान ने चाइनीज़ से भी कहा कि देखें आपके पास सेटेलाइट है, आप उसमें ट्रैक डाउन करके देखेंगे कहाँ से लोग आए। और सेटेलाइट इमेजेस के साथ जब देखा गया तो पता चला कि वाकई अफगानिस्तान के अंदर से लोग ऑपरेट कर रहे हैं और वो यहाँ से यहाँ आ रहे हैं। तो फिर चाइनीज़ इन्वॉल्व हुए। पहले चाइनीज़ खुद उनको समझाते रहे, नहीं मामला संभला। तो फिर पाकिस्तान और चाइना और अफगानिस्तान तीनों के फिर जोमा बैठे और वज़रा ख़ारजा भी बैठे। उससे पहले कई ऐसे वाक़यात हुए कि जिसमें बड़े खौफनाक थे। पाकिस्तान ने बड़ा रिटेलिएट किया, पाकिस्तान ने वहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक भी की, पाकिस्तान ने यहाँ से वहाँ ड्रोन भी भेजे और वहाँ पे मिसाइल भी मारे। बल्कि एक तो 3 इनके जो सेंटर थे वो सारे के सारे उड़ा दिए और बड़ा खौफनाक किस्म का इंसिडेंट था वो। तो उससे तालिबान को और टीटीपी को लग समझ गई कि पाकिस्तान तो सीधा हो गया, ये तो वापस ही नहीं आएगा। और उसके साथ साथ पाकिस्तान ने अफ़गान महाजिरीन से कहा कि चलो जी अपना सामान पैक करो, जाओ, आपके मुल्क के अंदर तो बड़ा अमन हो गया, वहाँ पे दूध शहद की नहरें पै रही हैं, तो आप इस मुल्क को जिसको आप दारुल कुफर कहते हैं तो उसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से निकलें आप, ये हमारा मुल्क है। तो उसके बाद वो मायूस होकर उनको यहाँ से जाना पड़ा और उसका भी बड़ा प्रेशर आया। फिर पाकिस्तान ने यहाँ पे जो बॉर्डर ट्रेड थी उसके ऊपर पाबंदी लगाई कि जो वहाँ से स्मगल होकर यहाँ पाकिस्तान के अंदर मटेरियल आ रहा है और उससे तालिबान को फ़ायदा हो रहा है। फिर पाकिस्तान ने डॉलर रोके बहुत, जहाँ से कैपिटल फ़्लाइट हो रही थी अफगानिस्तान के अंदर। तो वो तालिबान गवर्नमेंट जो है ना वो बाकायदा टाइट हो गई, बहुत ज़्यादा टाइट हो गई। उन्हें ये महसूस हुआ कि अगर हमने पाकिस्तान के साथ कंप्रोमाइज़ ना किया तो ये मामलात बहुत ख़राब हो जाएंगे हमारे लिए, और पाकिस्तान हमारी बका के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर पाकिस्तान हमारे साथ नहीं है तो हम सर्वाइव नहीं कर सकें। दूसरा उनको सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि जब मुश्किल वक्त आएगा, क्योंकि जो उनकी हरकतें हैं फिर किसी वक्त भी मुश्किल वक्त आ सकता है, तो अगर मुश्किल वक्त आएगा तो फिर हम जाएंगे कहाँ, क्योंकि पाकिस्तान ही हमारा ठिकाना है। तो पाकिस्तान तो इस मरतबा हमें नहीं लेगा। शोएब साहब, ईरान ने 2.5 लाख बंदा अभी जो है ना डिपोर्ट किया है, अभी सिर्फ रोज़ाना 30,000, रोज़ 30,000 बंदा निकाल रहा है ईरान अफगानों को, रोज़ 30,000 लोग। और इल्ज़ाम भी है कि जासूसी करके दे, रोज़ जासूसी और वहाँ पे बैगिंग कर रहे हैं और डिस्टर्ब कर रहे हैं और मिसाइल पैदा कर रहे हैं और वहाँ पे मजहबी मनाफरत फैला रहे हैं वगैरह वगैरह। तो बहरहाल उसके बाद फिर चाइना इन्वॉल्व हुआ। चाइना के इन्वॉल्वमेंट के साथ ही जो पाकिस्तान का अभी का इंसिडेंट है ना, जो हमने इंडिया को उसकी नाक रगड़ी है, तो उससे भी सारे लोग डर गए हैं। मसलन तालिबान भी डर गए। उन्होंने कहा इन्होंने इंडिया को नथ डाल दी जिसका $80 बिलियन का दिफाई बजट है और पाकिस्तान के पास 8-10 बिलियन डॉलर का दिफाई बजट होता है, इन्होंने उसकी बै करवा दी। तो आने वाले दिनों में हमारे साथ क्या करेंगे। तो उससे भी उनको बड़ा खौफ आया। फिर चाइना को भी महसूस हुआ कि पाकिस्तान को हमें साथ लेके चलना चाहिए, अगर हमने पाकिस्तान को इस तरह छोड़ा तो हमें नुकसान बहुत ज़्यादा है। फिर अमेरिकन के साथ जब पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए तो उससे भी अफगानों को महसूस हुआ कि एक तो पाकिस्तान अफगानों के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक करवा सकता है, दूसरा ये है कि हमारे लिए सफारतकारी के जो दरवाजे बंद हैं वो खोल सकता है, हमारी इक़्तिसादी पाबंदियाँ हटवा सकता है, और दूसरा ये अमेरिकन के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ गया पाकिस्तान, तो ये ना हो कि उधर से टाइट कर दिया जाए हमें अमेरिका की तरफ से भी। तो उस सारी सिनेरियो ने फिर मिल मिला के अफगानों को समझाया कि बेहतर ये है कि ये जो थोड़ी सी अकलियत है जो ना अफगानिस्तान के अंदर अमन कायम होने दे रही है ना पाकिस्तान के अंदर कायम होना दे रही है, तो इनको टाइट करना चाहिए। ठीक है। तो फिर एक अकॉर्ड हो गया, एक मुआहदा हो गया, और मुआहदा जो हुआ था वो चाइना के अंदर हुआ जिसमें तीनों वज़रा ख़ारजा थे, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, चाइना के। और चाइना ने पाकिस्तान को गारंटी दी कि अब ये इस मुआहदे से आगे पीछे नहीं होंगे। तो पाकिस्तान मुतमईन हो गया।
लेकिन उसके बाद ये इंसिडेंट होने शुरू हो गए पाकिस्तान के अंदर, खौफनाक किस्म के इंसिडेंट होने शुरू हो गए। और इस जंग के दरमियान जो 300 बंदा वहाँ से आ गया था, जिनमें एक ही मरतबा 76 लोगों को पाकिस्तान ने मारा, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके बाकी सबको भी मार दिया। ये जंग के दरमियान जो वहाँ से जी जी टीटीपी की बिल्कुल। सबसे बड़ी तश्कील हुई थी, उसने भी हिलाया चाइना को कि यार ये अफगान तो अपनी बातों पे कायम नहीं रहते, तालिबान ये तो बात करके मुकर जाते हैं। तो चाइना ने उधर से इनके पेच कसने शुरू किए, और इस साइड से पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान साथ साथ सीधा हो गया। उसने कहा जी अगर आप ये करेंगे तो फिर हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं, फिर हमने छोड़ना कोई नहीं टीटीपी का बंदा वहाँ पे। तो ये सारे हालात देख के अब अफगान गवर्नमेंट को ये महसूस हो रहा है कि ये एक नासूर बन गया हमारे लिए, और अगर हमने इससे जान ना छुड़ाई, इसको ना काटा, तो ये पूरे बदन को खा जाएगा। तो अब ये जो मसलूम का वाकया हुआ कि देखें, वहाँ से अफगानिस्तान से लोग आए और वो सपोर्टर थे यहाँ के लोकल लोगों के, और यहाँ पे 3 बैंक उन्होंने कर दिए। एक बैंक जो लूट लिया उसको आग भी लगा दी, वो हुआ। इससे पहले 13 जो फौजी जवान हैं उनको शहीद कर दिया गया, और खुद कुछ हमला हुआ उनके ऊपर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, अभी चाइनीज़ भी देख रहे हैं, पाकिस्तान भी देख रहा है, तो उससे अब तालिबान को ये फील हुआ है कि अब हम दाएं बाएं नहीं कर सकेंगे मामलात को, हमें ये सॉल्व करने पड़ेंगे। तो अब वो जिस सतह पे गए हैं, तो मुझे लगता है कि अब ये मसला 6 महीने से ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं होगा। तो आज उन्होंने जो तमाम सूबे जो पाकिस्तान की सरहद पे हैं, चमन से स्टार्ट करके आप चित्राल तक चले जाएं, तो उसके कंधार आता है, पिक्तिया आता है, फिर ये जाबल आता है, और आगे थोड़े चले जाएं बदख्शां भी आ जाता है, क्योंकि चित्राल के साथ वो भी है ना जी, वाह खान की पट्टी जो बदख्शां के साथ है। और इनसे थोड़े से पीछे सूबे चले जाएं तो कुन्नड़ है, और ये सारे सूबे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनके जहाँ पे टीटीपी के लोग मौजूद हैं, और इनके वहाँ पे सेंटर भी हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं। ठीक है। तो वहाँ से फिर अफ़गान तालिबान जो है, तालिबान गवर्नमेंट है, उन्होंने उनको वार्निंग दे दी है कि आप सब लोग यहाँ से नकल मकानी करें, सेंटर में जाएं, या फिर आप एक्सट्रीम ईरान की तरफ चले जाए, या फिर ताजिकिस्तान या फिर उज़्बेकिस्तान की तरफ चले जाएं। तो पीछे पीछे हटाया जा रहा है उनको। साथ साथ उनको डिसआर्म किया जा रहा है कि अब आप में से कोई शख्स असला कैरी नहीं कर सकेगा, और इनका सारा असला जो है उससे जब्त कर रही है गवर्नमेंट वहाँ। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जी यहाँ से कोई बंदा पाकिस्तान के अंदर वो गड़बड़ नहीं करेगा। गुल बहादुर जो है, मुझे लगता है उसके तो पूरे ग्रुप के ऊपर पाबंदी लगने लगी है। ठीक है। और अब इनमें से कोई शख्स अगर वो गड़बड़ करेगा, तो मुझे लगता है कि तालिबान गवर्नमेंट जो है ना उनको नहीं छोड़ेंगे। तो अब इसके अंदर पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, चाइना भी इन्वॉल्व है, और साथ तालिबान भी। मुझे लगता है कि इस मरतबा उनकी गवर्नमेंट सीरियस हो गई। ठीक है। और ये सीरियसनेस अब नज़र आएगी आपको। और अब अगर उन्होंने बीएलए को सपोर्ट किया, या टीटीपी को सपोर्ट किया, या पाकिस्तान के अंदर कोई गड़बड़ हुई, तो पाकिस्तान ने अब डायरेक्ट हमला शुरू कर देना। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। और यूएन के अंदर जो सेंशन कमेटी है तालिबान की, उसका भी पाकिस्तान सरबराह है, और डायरेक्टली सेंशन भी इन पे लगवा सकता है तालिबान पे, अगर ये कोऑपरेट नहीं करते। अब तो देखें ना, दूसरा ये है कि इस्लामी काउंसिल का प्रेसिडेंट भी बन गया पाकिस्तान। अब तो बड़ी पावर होगी पाकिस्तान के पास। हाँ जी बिल्कुल, 1 महीने के लिए अब सरबराही भी हमारे पास है माशाल्लाह। पाकिस्तान का बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है पाकिस्तान और भारत के हवाले से। एक खबर हमें ये बताती है कि जैसे अमन कायम होना शुरू हो चुका है, और प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड हमें नजर आ रहा है कि दोनों ने कुछ फहरिस्तों का तबादला किया आपस में। ये फहरिस्तें इस किस्म की हैं कि जिससे ये महसूस होता है कि दोनों मुल्क नहीं चाहते कि ये जंग या मजीद लड़ाई आगे बढ़े। लेकिन दूसरी तरफ एक और खबर आ रही है जिससे ये लग रहा है कि शायद वाकई ये लड़ाई कुछ महीनों तक या कुछ अरसे बाद आगे दोबारा शुरू हो सकती है। तो दोनों में से किस बात में ज्यादा वजन है, जानते हैं इस टॉपिक। अब देखिए कि कैदियों का जो तबादला होता है हमेशा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, को उधर कैदी हैं, कुछ इधर कैदी हैं, कुछ मुख्तलिफ जराइम में गिरफ्तार हैं, कुछ ओवर स्टे कर जाते हैं यहाँ पे या वहाँ पे, कुछ लोग सरहद पार कर जाते हैं गलती से, कुछ लोग स्मगलिंग के लिए सरहद पार कर जाते हैं, वहाँ पकड़े जाते हैं। माहीगीर जो हैं वो ज़ाहिर पाकिस्तान के पानी और इंडियन के पानी जो है ना बिल्कुल करीब करीब हैं समुद्रों के अंदर, कश्तियाँ लेके जाते हैं, तो गलती से वो उधर चले जाते हैं, वहाँ से उनकी नेवी गिरफ्तार कर लेती है, कुछ वहाँ से यहाँ आते हैं, पाकिस्तानी नेवी उनको पकड़ लेती है, तो ये जेलों में पड़े रहते हैं। कुछ की सज़ाएँ मुकम्मल हो जाती हैं तो उनको वापस भेज दिया जाता है, कुछ बेगुनाह होते हैं उनको कुछ अर्से बाद वापस कर दिया जाता है। जितने कैदी उनके पास हैं वो दे देते हैं, उतने ही कैदी हम उनको दे देते हैं। तो ये पुराना एक अरेंजमेंट चल रहा है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। 2008 के अंदर एक कौंसलर रसाई का एग्रीमेंट भी हुआ था। 2008 में आपको पता है बम्बे अटैक्स वगैरह हुए, बड़ा खौफनाक किस्म का अटैक हुए, और उसके बाद फिर जब दोनों मुल्कों ने आपस में गुफ्तगू करनी शुरू की तो उस वक्त कौंसलर रसाई भी हुई कि जो इंडियन काउंसलर है वो इन लोगों से मिलेगा जो हमारे पास हैं कैदी, और जो पाकिस्तानी काउंसलर है वो उनसे मिलेगा जो इंडिया के अंदर पाकिस्तानी कैदी कैद हैं। ठीक है। और उनसे मिल के उनकी लिस्टें बना के उनकी फैमिली को इतला की दी जाएगी कि आपका बच्चा या आपका भाई या आपका वालिद महफूज है और फलां जेल में है, और ये फलां अरसे इतने अरसे में वो छूट जाएगा। तो जब ये जंग का मौसम हुआ और ये जंग स्टार्ट हुई तो फिर ये राब्ते ख़त्म हो गए, कौंसलर रसाई भी ख़त्म हो गई, साथ कैदियों की फहरिस्तें जो थी उनका तबादला भी नहीं हुआ।
और पाकिस्तान ने कोई 246 इंडियन की फहरिस्त दी है, जिसमें 53 आम लोग हैं, आम शहरी हैं, जिसमें ओवर स्टे कर गए होंगे या फिर उन्होंने सरहद क्रॉस की होगी, और 193 माहीगीर हैं। बल्कि बड़ी दिलचस्प बात है, वो कहते हैं 53 आम शहरी हैं और 193 जो माहीगीरों को आम शहरी नहीं समझते। आम शहरी नहीं है वो माहीगीर हैं, क्योंकि कच्चियों में बैठे हुए थे। वैसे वाकई इस खबर पे एतराज बनता है, इस खबर पे एतराज बनता है कि माहीगीर आपको आम लोग नहीं लगते, आम शहरी नहीं और लगते। इंडिया की तरफ से जो फहरिस्त है उसमें 463 पाकिस्तानी हैं, जिनमें 382 जो आम शहरी हैं और 81 जो माहीगीर है। 81 माहीगीर जो है, उन्होंने भी यही कहा है कि माहीगीर जो है वो आम शहरी नहीं है, वो माहीगीर है। तो अब इसके बाद इनका तबादला होगा, वहाँ से कुछ कैदी इधर आ जाएंगे, कुछ कैदी उधर से आ जाएंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पीस है वो प्रवेल हो रहा है। तो मेरा ख्याल ये है कि अब ये स्टेप्स जो है ना आगे बढ़ते चले जाएंगे, और उसके बाद ये जो अभी हमने फ़्लाइट्स रोकी हुई हैं, ये एयर स्पेसेस खुल जाएंगी, इंडिया के जहाज़ इधर से उड़ जाएंगे, फिर कोई ज़ियारती वीज़े जो हैं उधर से भी आ जाएंगे, इधर से भी उधर चले जाएंगे, फिर थोड़ी बहुत तजारत जो है ना वो भी स्टार्ट हो जाएगी, और दवाइयों से शुरू होगी तजारत, क्योंकि इंडिया के अंदर अद्वियात का जो मटीरियल होता है ना, जिससे बेसिक मटीरियल जिससे दवाइयाँ बनती हैं, वो इंडिया के अंदर बहुत सस्ता है। अच्छा, तो वहाँ से वो अरे पाकिस्तान साहब, खरीदना इतना शुरू करते सस्ता है फिर भी दिमागी अमराज इतनी ज्यादा है उधर। हैं। आबादी ज़्यादा शुक्र है पेशाब का जिक्र नहीं किया। नहीं, वो मैं आगे जाके करता हूँ। ठीक। अच्छा, तो ये है सारा सूरत हाल। तो मुझे लगता है कि जो जिस्मानी सज़ाएँ मुकम्मल कर चुके हैं, और इसके अलावा बाकी जो हैं सज़ाएँ वो, फिर इसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक अरेंजमेंट ये भी है कि जो ज़हनी तौर पे माज़ूर हो गए हैं, जिस्मानी तौर पे माज़ूर हो गए हैं, ज़रा दूरी की वजह से या टॉर्चर की वजह से उनकी हेल्थ ख़राब हो जाती है, तो उनका तबादला भी होता है हमेशा। ठीक है। तो ये तबादला भी होगा। कुछ लोगों के ऊपर जासूसी का इल्ज़ाम लगा होता है, तो वो ज़ाहिर थोड़ा से ज़रा हाई प्रोफाइल कैदी होते हैं, उनका तबादला तो नहीं होता, लेकिन उन तक कौंसलर रसाई हो जाती है। तो कौंसलर रसाई भी अब शुरू होने वाली है। तो ये अच्छी बात है सारा। अब यहाँ पे एक ख़बर जो रह गई है, वो मेरा ख्याल है आगे चल के हम बताएंगे कि वो जो मुहर्रम के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो नहीं, खबरें तो हमारे हैं, लेकिन अभी इसका दूसरा टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो दूसरा एस्पेक्ट आ रहा है कि जी जंग हो सकती है। कुछ लोग जो साहब ये बात कर रहे हैं, मतलब ये दो अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। कुछ कहते हैं जंग है, कुछ कहते हैं अमन है। जंग इस वजह से कहते हैं असला खरीद रहा है इंडिया बहुत ज़्यादा, मतलब करोड़ों में, और करोड़ों भी, कोई कहता है 1 लाख करोड़ खरीद रहा है, कोई कहता है जी बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, लेकिन असला खरीदा जा रहा है। क्यों खरीदा जा रहा है, वैसे आपका क्या ख्याल है? मेरी जाती राय है, मुझे लगता है डिफेंस के लिए। अब क्या पाकिस्तान तैयारी नहीं कर रहा? पाकिस्तान भी तो कर रहा है ना। देखो भाई, ये ना बहुत बड़ा खांचा होता है डिफेंस का हर मुल्क के अंदर। अमेरिका के अंदर भी बहुत सारे अखराजात होते हैं जो डिफेंस के नाम पे बनाए जाते हैं। इंडिया के अंदर भी, चाइना के अंदर भी, यूरोप के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी, किसी भी मुल्क का आप नाम लेंगे ना, तो ये एक वार इकॉनमी होती है, डिफेंस इकॉनमी होती है, और उसका पहिया चलाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मसलन फ़र्ज़ करो कि अगर हम अपने फंड्स रोक देते हैं, तो JF थंडर जो है वो उसकी जो पैदावार है वो रुक जाएगी। तो उसका आने वाले दिनों में, फ्यूचर में पाकिस्तान को नुकसान होगा, क्योंकि इसको हमने एक्सपोर्ट भी करना है। फिर जो आर्डिनेंस फैक्ट्री होती है जिसके अंदर असला बनता है, अगर आप उसको मौका नहीं देंगे, उसके ऊपर बजट नहीं लगाएंगे, पैसा नहीं लगाएंगे, तो आपको रेवेन्यू नहीं आएगा। सेम इंडिया जो है ना, वो भी एक बड़ा मुल्क है, और उसके अंदर खांचे भी पड़े हैं। वो बड़े बिजनेसमैन कम्युनिटीज़ हैं जो डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें एक्सपोर्ट करती हैं, कुछ इंपोर्ट करती हैं। तो वो सारा काम भी वहाँ इंडिया में भी चलता रहता है। तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट उन्होंने की, इसमें कोई शक नहीं कि जो पहले उनका एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर 20 से 25 बिलियन डॉलर लगा रहे हैं। तो ये 20 से 25 बिलियन डॉलर जो है ना, वो डेफिनेटली डिफेंस के लिए भी है और डिफेंस के लिए भी। ज़ाहिर दुश्मन पाकिस्तान है उनका सबसे बड़ा, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी और मौत का मसला बनाया पाकिस्तान को। उसके ऊपर वो पैसा तो खर्च करेंगे, लेकिन साथ ही जो लेन देन है, जो किकबैक्स हैं, जो पॉलिटिकल मनूवरिंग है, किसी पार्टी को लाना है इक़्तिदार से, किसी पार्टी को इक़्तिदार से निकालना है, कोई MNAs खरीदने हैं, वहाँ पे लोगों की वफादारियाँ बदलनी हैं, उस सब के लिए भी तो आपको पैसा चाहिए। और ये पैसा जो है ना 20 से 25 बिलियन डॉलर, उसका अगर 10% भी आप इस काम पे लगाते हैं, तो आप समझें कि 2-2.5 बिलियन डॉलर वो इस काम पे दरमियान से खींच लेंगे। ठीक है। तो ये उस लिए भी इम्पॉर्टेंट होती है। लेकिन जहाँ तक जंग का मामला है, मैं नहीं समझता कि 2-3 महीनों के अंदर जंग हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे तजियाकार ये कह रहे हैं कि वो इतनी तैयारी कर चुका है कि 2-3 दिनों के अंदर अंदर उसने जंग ठोक देनी। इतनी जल्दी इंडिया नहीं करेगा, उसे टाइम चाहिए। और ये जो टाइम है, ये मेरा ख्याल है 2027 में आएगा।
तो अभी 1.5 साल जो है मुझे नहीं लगता कि जंग होगी, लेकिन 2027 में शोर छाट होगी। लेकिन जो साहब पाकिस्तान की तैयारी भी तो उतनी ही होगी ना, इंडिया को ये भी तो पता होगा कि इस दफ़ा जंग हुई तो फिर नतीजा कितना खतरनाक हो सकता है, और मोदी आपके ख्याल में उसके बावजूद ये स्टेप ले सकता है? मेरा ख्याल 2027 में लेगा वो। 2027 में उसकी कई वजूहत हैं। एक तो उसे पाकिस्तान के बराबर आने में तकरीबन 1.5 साल लगेगा, क्योंकि जो पाकिस्तान ने नुकसान पहुंचाया उसको अंदाज़ा हुआ है कि पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी बहुत आगे है और उसका मुकाबला करने के लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी, तो उनको तैयारी करनी पड़ेगी। और दूसरा ये है कि ज्योतिषियों ने कहा हुआ है कि 2027 जो है वो इंडिया के लिए बड़ा अच्छा है, और अभी जो 1.5 साल है ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा है, तो हमें पंगेबाजी में नहीं पड़ना चाहिए। तो इल्म ज्योतिष भी ये कह रहा है। तीसरा ये है कि क्योंकि उस वक्त इलेक्शन के करीब पहुंच जाएगा मोदी, और मोदी ने ताहयात प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो उसको एक फिर ट्रॉफी चाहिए, तो वो ट्रॉफी जो है वो उस वक्त ही उसको मिल सकती है या बकौल उसके। तो वो अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान के ऊपर प्रवेल कर जाता है, जो मुझे नहीं लगता होगा, लेकिन इसके बावजूद अगर वो समझता है तो फौरी तौर पे वो आगे इलेक्शन में चले जाएं, तो उसका उनको फ़ायदा होगा। तो 2027 जो है वो होगा। लेकिन अब इंडिया के अंदर वैसे डिबेट बड़ी चल रही है, जैसे कि पिछले दिनों उनके जो जनरल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान साहब, उन्होंने कह दिया था कि जो जहाज़ मैटर नहीं करते, फतह मैटर करती है। लेकिन साथ ही लोग कह रहे हैं कहता जहाज गिरे ये मैटर नहीं करता, कैसे गिरे ये मैटर करता, था करके गिरे मतलब क्या था और कैसे गिरते हैं। नहीं, आपको तो वैसे सबके साथ ही इख्तलाफ है। नहीं, इंडियंस तो अच्छा साहब, साथ मैं देखा था शिव कुमार नेवी का कैप्टन है, इंडोनेशिया में डिफेंस अटैची है, उसने कहा जी हमें तो इजाज़त ही नहीं थी कि आपने पाकिस्तान के ऊपर हमला करना। तो भाई कैसे इजाज़त ली जाती है? वो तो मोदी साहब बार बार कह रहे थे, वो उतने उनका नेता जो है ना, लीडर हैं, उनकी इतनी ज़्यादा वीडियोज़ हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मीडिया ने प्ले करना शुरू कर दिया कि यार ये इजाज़त नहीं होती, तो और किस किस्म की इजाज़त? मोदी साहब कह रहे हैं मैंने सेना को खुली इजाज़त दी, जो मर्जी करो, खुली इजाज़त देते, और सेना की मर्जी ये थी कि हमने गिरना है, वो गिर गए। लेकिन इसमें ना जो एक चीज़ है, वैसे अब ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ मैं शेयर करने लगा, ठीक है, वो ये है कि पाकिस्तान भी नहीं चाहता था कि खुली जंग हो, लिहाजा इन्होंने भी उनके बहुत ज़्यादा हथियारों के ऊपर अटैक नहीं किया, सिर्फ 5 हथियारे 6 हथियारे गिरा के पाकिस्तान के सामने था कि अगर वो उनके एयर डिफेंस सिस्टम पूरे को उड़ाना चाहता, सारे के सारे उनके वो उड़ा देता हथियारे, राफेल भी ख़त्म कर देता, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं किया। सेम इस तरह इंडिया जो था ना, वो भी नहीं चाहता था, इंडियन एयरफोर्स भी नहीं चाहती थी कि फुल फ्लैज जंग हो, तो उसने भी पाकिस्तान को लिवरेज दिया। ये एक रियलिटी है जिसको मानना पड़ेगा हमें, क्योंकि इंडियन फौज जो थी वो भी नहीं चाहती थी फुल फ्लैज जंग हो, उसको पता है कि इसका नतीजा क्या होगा। पाकिस्तान भी नहीं चाहता था कि फुल फ्लैज जंग हो, क्योंकि पाकिस्तान को भी पता था इसका नतीजा क्या है, और उसकी बुनियादी वजह ये दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, और जितनी ज़्यादा इस टाइप की सूरत होती है उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी भी होती है। तो पाकिस्तानी फ़ौज भी जिम्मेदार है और इंडियन फ़ौज भी इस चीज़ का एहसास करती है। बाकी पॉलिटिकल मसाइल हैं, इसमें कोई मोदी को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। ठीक है, ठीक है। और जो साहब 2027 में आप कह रहे हैं कि इस तरह का मामला हो सकता है, मतलब 1.5 साल अब सिर्फ गौ मूत्र पे गुजारा करना पड़ेगा। फिर वही आपने कहा था, मैंने कहा डाल देते हैं गौ मूत्र फिर, ठीक है, 1.5 साल तक पिएगा, गम बुलाएगा, फिर देखते हैं क्या होता है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी पीटीआई के हवाले से। पीटीआई की सियासत भी इस तरह लगता है कि जैसे कुछ जवाल पजीर होती जा रही है। खान साहब कुछ और कह रहे हैं, पार्टी कुछ और कह रही है, बहनें कुछ और कह रही हैं, और अजीब व गरीब किस्म के अब वो सजेशंस भी उनकी पार्टी में आने शुरू हो गए हैं। अब पार्टी किस साइड पे बैठने जा रही है, एक बहुत बड़ी उन्होंने कॉल दे दी है। कॉल यकीनन हमें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन इस टॉपिक में जानते हैं कि क्या वाकई इमरान खान साहब इस वक्त गवर्नमेंट को कोई डेंट डालने की पोजीशन में है, या जो वो कह रहे हैं वो कर पाएंगे? अब देखिए, इमरान खान साहब के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, और जिसके ऊपर वो तवज्जो से गौर से देख रहे हैं उसको और वो फैसला कर रहे हैं, वो ये है कि एक ऐसी तहरीक चलाई जाए जिसे लीड उनकी बहनें करें। और इस बात पे वो गौर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी पार्टी इस्तेमाल करके देख ली है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत होने के बावजूद, गंडापुर होने के बावजूद कोई ख़ास काम नहीं हो सका। इवन गंडापुर साहब की तो अब शक्ल भी इमरान खान साहब नहीं देखना चाहते, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं। दूसरी जो उनकी वकला की पूरी क़यादत है, जो उसको इसलिए रखा गया था कि वो अदालतों के अंदर डिफेंड कर सकें और सड़कों के ऊपर भी डिफेंड कर सकें, वो सारे के सारे जो हैं बिल्कुल चुप करके सुम्ब बुकपन एक साइड पे बैठ के अपने बस्ते उठा के, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने जजों के साथ बहुत ज़्यादा जंग लड़ रही तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि हम अपनी प्रैक्टिस से फारग हो जाएंगे। तो वो भी 2 नंबरी कर रहे हैं, और साथ साथ गवर्नमेंट के साथ उनके राब्ते भी बड़े अच्छे हैं। तीसरा जो वर्कर्स था, वो वर्कर चाहे 9 मई के बाद उसका बेड़ा गर्क हो गया, वो तो बिल्कुल डर के सहम के अपने घरों में बैठ गया। तो इमरान खान साहब ने जितना जोर लगाना था उन्होंने लगा दिया। सोशल मीडिया वैसे उनका उड़ गया, अब वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, आपके सामने इमरान खान साहब की ट्वीट आती है, उसको शेयर करने वाले लोग भी कम होते चले जा रहे हैं।
तो जो एंकर्स हैं उनके वो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं और वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं इस वक्त। तो वो जो सारा मैदान है वो खाली हो गया। तो अब इमरान खान साहब के पास सिर्फ एक कार्ड है जो उन्होंने अब तक इस्तेमाल नहीं किया, और वो कार्ड ये है कि अपनी बहनों को कहें कि वो क़यादत करें और वो पार्टी को लें। लेकिन अब इशू ये है कि बहनों और पार्टी के दरमियान इतने ज़्यादा इख्तलाफात हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि पार्टी उनके साथ चल सकेगी। हो सकता है बहनें जब निकलें तो आप जनरल पब्लिक को बाहर निकलता हुआ देखें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जनरल पब्लिक भी अब निकलेगी। 10 मई ने पाकिस्तान का सिनेरियो बदल दिया हुआ है। इस सिनेरियो के अंदर कोई शख्स भी फ़ौज के खिलाफ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़ौज के खिलाफ खड़ा होना चाहती है। गवर्नमेंट को तो वो उनके नज़र में मैटर ही नहीं करती, वो उसको घास ही नहीं डालते। तो वो कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी दरारें। जो लाहौर के अंदर जो लेटर निकला है ना, जो उन्होंने एक ओपन लेटर लिख दिया कि हमें मुज़ाकरात करने चाहिए, शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी साहब ने, महमूद रशीद साहब ने, यास्मीन राशिद ने, उमर सरफराज चीमा ने, उसने मेरा ख्याल है ज़्यादा दरार डाल दी। और अगर कोई मुज़ाकरात हुए तो हो सकता है वो 5 लोग मुज़ाकरात कर लें। अच्छा, पता चले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बहुत बड़े धड़े ने मुज़ाकरा शुरू कर दिए, और वो खबर जब आएगी ना तो इधर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टांगें काम जाएंगी, क्योंकि आप उनको डिसोन नहीं कर सकते, क्योंकि वो बड़े किरदार वाले लोग हैं। वो अभी तक खड़े हुए हैं, उनमें से किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, किसी कोई ने कोई लिफा नहीं, कोई डरा नहीं। तो वो लोग अगर खड़े हो जाते हैं या मुज़ाकरा स्टार्ट कर देते हैं तो खुद अंदाज़ा लगाओ कि कितना एम्बेरसमेंट होगी इन सब पूरी पार्टी के लिए। तो 2 चीज़ें हैं जो मैं आज के व्लॉग में आपको बता रहा हूँ। एक तो ये है कि ये तहरीक चलेगी नहीं, और अगर चली तो बहनें लीड करेंगी। और दूसरा ये है कि मुझे लगता है कि जो पार्टी के 5 लोग लाहौर में बैठे हुए हैं वो मुज़ाकरा स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और खान साहब उनके साथ होंगे? नहीं, खान साहब शुरू में ज़ाहिर डिस्टेंस पे रहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली खान साहब को मानना पड़ेगा। लेकिन दूसरे जो पार्टी के दूसरे लोग हैं जो बेनिफिशरी हैं वो उनके साथ बड़े लड़ेंगे कि होते कौन है ये लोग। ठीक है, ठीक है। चलें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान समझ सकता है, और वो है डोनाल्ड ट्रंप खुद। उसके अलावा कोई नहीं जानता डोनाल्ड ट्रंप क्या कहेगा, क्या करेगा। अपने बेहतरीन दोस्त को उन्होंने डिपोर्ट करने का कह दिया है। ये स्टोरी क्या है, जानते हैं तफसील से। अब इलान मस्क है, इलान मस्क का प्रॉब्लम ये है कि ये बड़ा तगड़ा आदमी है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, को $500 बिलियन की कंपनी है इसकी। और वैसे तो ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है, मैं आपको पहले कह रहा हूँ। वो उसकी वजह यह है कि आप थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में जाकर देखें तो आप हैरान ही रह जाएंगे। मसलन मरीख जो है ना वो ज़ाहिर ज़मीन के बड़ा करीब है, हाँ जी, इंतहाई करीब स्टार है जिसको हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। लेकिन उसका फासला भी ना बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा फासला है दुनिया से। यहाँ से हमने शटल भेजी है मरीख के लिए। अब ये जो सबसे ज़्यादा तेज़ गाड़ी है वो दुनिया के अंदर वो खलाई शटल है, और वो 1 मिनट में 10 किलोमीटर का फासला तय करती है, इतनी स्पीड से चलती है। और वो जो है 7 महीनों में गाड़ी जो है वहाँ मरीख पे उतरी है। तो एक ऐसी मशीन जो इंतहाई तेज़ है वो भी अगर मरीख पे उतरने के लिए 7 महीने लेती है, और अगर ह्यूमंस को या किसी और जानदार को अगर उस कैप्सूल में डाला जाए तो 7 महीने सर्वाइव नहीं कर सकता उसके अंदर, और इससे ज़्यादा स्पीड 10.5 मुमकिन नहीं हो सकता। फ्यूचर में कभी कुछ स्पीड बन जाए। और उस ज़मीन के ऊपर जहाँ एक गाड़ी सिर्फ उतरी है, और वो भी किसी जानदार को लेके वहाँ नहीं जा सकी, और उससे भी 7 महीने लगे हैं मुसलसल। वहाँ पे इलान मस्क बाकायदा आबादियाँ आबाद करना चाहते हैं, वहाँ पे लोगों को लेके जाना चाहते हैं। तो खुद अंदाज़ा लगाओ कितने साल, अगर ये मुमकिन भी हो जाए तो 100-150 साल तो लग जाएगा। ये चले 50 साल लग जाए, इलान मस्क साहब कहाँ होंगे उस वक्त। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से देखो जरा इसको। बात आपकी ठीक है, और बिल्कुल ठीक बड़े लाखों की तादाद में लोग भर्ती हुए हैं, और उन्होंने कोई वहाँ पे स्टेशन बनाए हुए हैं, और वो गाड़ियाँ बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं वगैरह। बहरहाल इलान मस्क साहब जो थे साउथ अफ्रीका के अंदर पैदा हुए थे। इलान मस्क अगर डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट ना करता, डोनाल्ड ट्रंप ने आज प्रेसिडेंट नहीं होना था। इसने एक्स का एल्गोरिदम बदला डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और स्विंग स्टेट्स के अंदर इसने बंदे ने बड़ा काम किया। इसने कोई $1 मिलियन वहाँ पे लगाए, मेरा ख्याल $150 मिलियन तो इसने वहाँ पे फेंके, और वहाँ इसने ह्यूज इन्वेस्टमेंट की, ह्यूज इसने वहाँ पे एफर्ट किया, और उसके बाद इलान मस्क की वजह से डोनाल्ड ट्रंप जीता। लेकिन उसके बाद इख्तलाफ पैदा हो गए। अब ट्रंप साहब जो कह रहे हैं कि जी इसको जो है डिपोर्ट भी किया जा सकता है साउथ अफ्रीका, क्योंकि साउथ अफ्रीका में पैदा हुए हैं, वहाँ से ये यहाँ वापस यहाँ आए अमेरिका में। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये बड़ा प्रॉब्लम बनेगा, ये बड़ा इशू बनेगा। और उसकी वजह यह है कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का एक बिल है
जो गवर्नमेंट वहाँ पे सब्सिडी जो है उसको विड्रॉ करना चाहती है और इसीलिए विड्रॉ करना चाहती है इसी बंदे के लिए। हाँ, इसी के बिल्कुल। इसके ऊपर उसको इख्तलाफ है और वो एक्स को इस्तेमाल कर रहा है अपने हक में। तो इलान मस्क के खिलाफ जो है डोनाल्ड ट्रंप चल पड़ा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का पता कोई नहीं होता। पता चले कि रात के वक्त उन्होंने ये फैसला है कि सुबह के गए इलान मस्क मेरा दोस्त है। मुझे तो लगता है चौधरी साहब पहले वो मारता है, जानबूझ के प्रेशर डालता है कि आगे वाला झुक जाए तो ठीक है, नहीं झुकता तो बाजू का तो उसके बयान चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे भी हो सकता है वही हो। आखिरी टॉपिक हमारा जी, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जी, कि तुर्किया के अंदर एक वाकया हुआ। ये वाकया बहुत ही तकलीफ देता, लेकिन फौरन इसके ऊपर गिरफ्तारियां हो गई, एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट हुआ। ये पूरी डिटेल बताएंगे आपको जावेद चौधरी। अब वही जो गुस्ताखाना खाके बनाए जाते हैं दुनिया के अंदर मुख्तलिफ मुल्कों में, तुर्किया के अंदर भी हो गया। एक हफ्ता रोज़ा है उसके अंदर 2 खाके बना दिए कि जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की शबीह दी गई, जो ज़ाहिर है ऑब्जेक्शनेबल है, मुसलमान कभी इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। तो वहाँ पे भी वो इसी टाइप की बीमारी जो पैदा हो गई जो यूरोप के अंदर होती थी या स्वीडन के अंदर या नॉर्वे के अंदर जो हरकतें की जाती थी। अब उसके ऊपर गवर्नमेंट एक्टिव हो गई और उन्होंने 2 एडिटर्स हैं उनको गिरफ्तार कर लिया, कार्टूनिस्ट को गिरफ्तार कर लिया, 2 मैनेजिंग एडिटर हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया। 26 जून को ये खाके पब्लिश हुए और बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोगों ने इतराज़ किया, लोगों ने हमला भी किया। तो अब गवर्नमेंट ने अच्छा किया है कि उन्होंने इसको गिरफ्तार करके अब उनको सज़ा देते हैं, तो देखते हैं क्या बनता है। लेकिन अब ये जो खौफनाक किस्म की चीज़ है, अब ये इस्लामी मुल्कों के अंदर भी आनी शुरू हो गई, जो ज़्यादा अलार्मिंग है। इससे पहले ये इस्लामी मुल्कों के अंदर ये वाक़या नहीं होता था। तो टर्की पहला इस्लामी मुल्क है जिसके अंदर इस किस्म के खाके छपे हैं। लेकिन ये है कि गिरफ्तारियां हुई, ये बहुत जल्दी एक्शन हुआ और ये बहुत अच्छा हुआ। तो नाज़रीन, आपने आज का व्लॉग देखा, यकीनन बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। चौधरी साहब की एक बात से मैं एंड पे छोटा सा इख्तलाफ करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा मरीख पे जाने में बहुत टाइम लगता है। मैं आपको बताता हूँ कि मोदी साहब जा सकते हैं गौ मूत्र का 1 गिलास पी के, इतनी स्पीड हो सकती है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।